नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू सर्किल के यूट्यूब चैनल पे। मैं रोहित कुमार आप सबों के समक्ष हाजिर हूँ बीएचयू पॉलिटी का सिलेबस लेकर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीएचयू का जो आगामी सीयूईसीटी एग्जाम होने वाला है उसका पॉलिटी का सिलेबस क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के देरी के। पहला देखिए, हम लोगों का है कि भारतीय संविधान का विकास। इसमें हम लोग बात करेंगे कि भारत का जो संविधान है उसकी बनने की प्रक्रिया क्या थी, क्योंकि हम पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें बेसिकली वही चीज़ें पढ़नी होती हैं जो हम दिन भर सुबह से उठते हैं तो अखबार देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि किसी नेता ने क्या कहा, किसी नेता ने वो कहा। यानी सुबह से हम देखते हैं सोने वक्त तक भी हम लोगों के जीवन में पॉलिटी समाया हुआ रहता है। तो वहीं इसमें पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का विकास बनने की प्रक्रिया क्या थी, संविधान सभा कैसे बनी, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। और देखिए उसके बाद हम लोगों का दूसरे नंबर पर आता है भारतीय संविधान का परिचय। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो भारत का संविधान है इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी गई हैं, अनुच्छेद क्या होता है, अनुभाग क्या होता है, अनुसूचियाँ क्या होती हैं। उसके बाद हम लोगों का आता है भारतीय नागरिकता। यहाँ से क्वेश्चन देखिए एक दो पूछने के चांसेस रहता है और ये आपका अनुच्छेद 5 का बात है, 5 से लेकर 11 के बारे में इसके बताया गया है कि भारत का जो नागरिकता है कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर आता है मौलिक अधिकार। इसमें बेसिकली मौलिक अधिकार में हम लोग यही पढ़ते हैं कि आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि जब आपके पास अधिकार नहीं रहेगा तो आप किसी से अपना हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। सपोज करिए कि आप कहीं पढ़ने गए, आपको किसी ने पढ़ने नहीं दिया, तो आपके पास क्या राइट्स हैं कि हम लड़ सके उसके पढ़ने के लिए। तो भारत के जो संविधान है, जब भारत संविधान बन रहा था तो इस सब बातों का ख्याल रखा गया, जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आपके पास अधिकार है कि आप किसी सूचना को चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। राइट टू एजुकेशन है, आपको पढ़ने का अधिकार है, आपको इससे कोई वंचित नहीं कर सकता है। और उसके बाद आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको डीपीएसपी भी शॉर्ट में बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसमें वही चीज़ें बताई गई हैं। देखिए ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, यानी आप इसको जाकर न्यायालय में नहीं इसके चार्जशीट फाइल कर सकते हैं कि नहीं जो मेरा सिद्धांत है गवर्नमेंट है हमको नहीं लागू कर रही है, तो ये जाकर आप नहीं न्यायालय में इसके ऊपर चार्जशीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह जो संविधान में बात की गई है इसके ऊपर न्यायालय में कार्रवाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये राज्य के स्टेट के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको क्या दें। अगर किसी आपदा में सरकार चाहे तो आपको कुछ राशि दे भी सकती है राहत के रूप में, और चाहे तो नहीं भी दे सकती हैं, लेकिन देगी, क्योंकि इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है तो थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा, लेकिन आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य। जब फंडामेंटल राइट्स का बात हो गया तो मौलिक कर्तव्य के बारे में भी बात होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि जो भारत का संविधान बनाया है उसको जाकर कोई गाली गलौज देने लगे, अगर भारत का झंडा है तो उसको जाकर कोई फेंक दे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो वहीं मौलिक कर्तव्य में यही सब बातें बताई गई हैं कि आप ऐसे मत करिए वैसे मत करिए। उसके बाद आता है हम लोगों का संघीय संसद। देखिए पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, और यहाँ आप इसको वीवीआई लगा लीजिए। मैं यहाँ पे सिर्फ संघीय संसद इसलिए लिखा हूँ क्योंकि देखिए इसके 3 भाग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो मैं अलग अलग ना लिखकर सिर्फ संघीय संसद लिख दिया हूँ। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे एक राष्ट्रपति भी है, एक राष्ट्रपति भी है, एक यहाँ पे लोकसभा का भी बात हो रहा है, और यहाँ पे राज्यसभा के भी बात हो रहा है। और क्वेश्चन यहाँ से बनना तय है, इसको आप वीवीआई लगा लीजिए। जो लोकसभा होता है इसको क्या बोला जाता है, लोअर हाउस भी बोला जाता है, और जो राज्यसभा होता है इसको अपर हाउस बोला जाता है। अभी आप लोग जो होंगे वो क्या बोलते हैं, साइंस बैकग्राउंड से, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आपको पढ़ाई जाएंगी ना पैड कोर्स में
तो आपकी सभी बातें क्लियर हो जाएंगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अभी हम लोग यहाँ पे सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और जितने भी साइंस बैकग्राउंड के लड़के हैं, मेरे दोस्त हैं, बस आप चिंता मत करिए, हम पे विश्वास रखिए, हम लोग पढ़ाएंगे, आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जो पढ़ाया जाएगा। और जो आर्ट्स वाले हैं उन लोगों को तो लगभग समझ में आ ही रहा होगा कि क्या सर बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आ गया हम लोगों का न्यायपालिका 8वें नंबर पे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोर्ट के बारे में, कि क्या क्या कोर्ट का बनने का प्रक्रिया है, कैसे जज की नियुक्ति होती है, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि एक जज का नियुक्ति होगा। क्योंकि अगर आपको कोई मार देता है तो आपके पास कौन से राइट है कि आप जाकर न्यायालय में विरोध कर सकते हैं, FIR दर्ज कर सकते हैं। तो न्यायपालिका का काम यही होता है कि आपके अधिकारों की रक्षा करे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई मार दे तो आपको उसके रक्षा के लिए कोई होना चाहिए ना, तो न्यायपालिका का वही काम है। उसके बाद आता है निर्वाचन आयोग। इसमें हम लोग निर्वाचन आयोग के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे और किस अनुच्छेद में बात की गई है संविधान के कि निर्वाचन आयोग होगा। उसके बाद आता है पंचायती राज, जो लोकल बॉडी होती है, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव होता है। उसके बाद आता है विधानसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो पूरे देश का होता है मामला। लेकिन विधानसभा का क्या होता है, वो राज्य का मामला होता है। तो वहीं जो पंचायती राज है, लोकल बॉडी पे जैसे मुखिया हो गया, ग्राम पंचायत का जिला अध्यक्ष हो गया, ये सब, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, पंचायती राज में बात करेंगे, जो लोकल बॉडीज होते हैं। उसके बाद आ गया संविधान में संशोधन। मान लीजिए संविधान बन गया, तो ये बना कब, 1950-49 का ना बात है। इसको लगा 2 वर्ष बनाने में, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, तो उस वक्त बना था। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आज के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है या उसमें संशोधन करने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा आपका, इसको BBI लगा लीजिए। और यहाँ से एक तो क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, तो 1951 में। इसको बात आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसके बारे में, क्योंकि जो केंद्र है हमारा, केंद्र स्तर पे जैसे प्रधानमंत्री हो गए और राज्य हैं मुख्यमंत्री हो गए। आपको सिंपली बताने के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, इनके बीच क्या संबंध होना चाहिए। क्योंकि कोई विधायक बना, उसमें मतभेद ना हो, कोई बिल बना, इसके लिए दोनों में चाहिए कि, तो ये हमारा जो संविधान है इसमें चर्चा की गई है कि किस प्रकार केंद्र और राज्य का समन्वय होना चाहिए ताकि काम को सही तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। जैसे समवर्ती सूची में कौन सा विषय आते हैं, हमारा रेल हो गया, ये राज्य का भी विषय है और केंद्र का भी विषय है। पुलिस हो गया, पुलिस क्या है, इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, सिर्फ राज्य सरकार हस्तक्षेप करती है। लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो उसमें केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप कर सकती है। तो 12 नंबर में केंद्र राज्य संबंध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद आता है नीति आयोग। इसमें बेसिकली इसको थिंक टैंक भी बोला जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, यह कब बना। पहले इसको क्या बोला जाता था, इकोनॉमिक 5 ईयर प्लान था ना, 1951 में शुरू हुआ था। लेकिन उसको प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने उसको बदल दिया। मैं माननीय इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोग उनसे परिचित होंगे। तो इसका 1 जनवरी 2015 को यह बना। और इसका जो शुभारंभ है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भाषण दिया था कि अब जो 5 ईयर प्लान है उसका नाम बदलकर योजना नीति आयोग कर दिया जाएगा। तो ये रहा आपका ओवरऑल सिलेबस BHU का। CUCT 2022 अगर होता है तो यही आपका सिलेबस है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। और देखिए हम लोगों का पढ़ने का तरीका पहले ही हम बता दिए हैं कि हम लोग NCERT को फॉलो करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर जाएंगे, उसके बाद आपको मॉक दिया जाएगा। और ये सभी चीज़ें कहाँ मिलेगी आपको, हमारे कैंपस कोर्स में जो लॉन्च हो चुका है। कैंपस इस बात को याद रखिए आप, कैंपस पैड कोर्स लॉन्च हो चुका है हम लोगों का,
जिनको भी कैंपस बैच में इनरोल होना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ से आप मैसेज करिए, आपको हम लोग रिप्लाई देंगे। और आप इनरोल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। अब मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करूँगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए BHU सर्किल यूट्यूब चैनल। जय हिंद।